मतलब एक त्योहार जैसा घर पे माहौल हो गया था। और उसको वो माता पिता की वो खुशी को देख के मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मतलब जीवन में इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कमा सकती थी। तुम जा आज रही हो, तुम्हें लेने उस दिन आएंगे जिस दिन तुम अधिकारी बन जाओगी। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लगातार टॉपर स्टॉक कर रहे हैं, जो कि यूपीपीसीएस का भी रिजल्ट आया था। इस में हमारे साथ हैं मैम, जिनको अभी डिप्टी जेलर की पोस्ट पर चयन हुआ है। तो मैम स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। मैम थोड़ा अपने बारे में बताइए, थोड़ा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम शैबी दुबे है। मैं सिहोरा एक तहसील है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी की, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैथ से किया है, बीएससी एमएससी। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ये यूपीपीसीएस में मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और मुझे डेप्यूटी जेलर में रैंक 3 हासिल हुई है। ओके मैम, जैसे कि आप जैसे रिजल्ट आया था शाम के टाइम, तो उस टाइम पे आपका रिजल्ट जो देखा, किसने देखा था सर्वप्रथम? रिजल्ट मैंने खुद ही देखा था, क्योंकि वो काफ़ी देर से लगा हुआ था। ग्रुप में बच्चे सब बता रहे थे कि रिजल्ट आने वाला है, तो टेलीग्राम में बस चेक कर रहे थे कि कब फाइल अपलोड होगी। और अपलोड होने के बाद सबसे पहले मैंने ही देखा था। वो बताइए, जैसे आपने रिजल्ट देखा था और देखा कि डिप्टी जेलर रैंक 3, क्या फील था? मतलब एक खुशी का अनुभव हुआ था कि बहुत समय से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखना अपने आप में एक, उस टाइम वो खुशी के जो आंसू आते हैं उसको शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है कि क्या लगता है। बस यही एक फील आया था कि इतने समय से अगर कुछ प्रयास कर रहे हैं तो शायद सही डायरेक्शन में मेहनत थी, इसलिए एक रिजल्ट मिल गया है। तो इस तरीके का फील हुआ था। फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? फैमिली की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया था जैसे रिजल्ट देखने के बाद? फैमिली को तो मैंने खुद ही कॉल करके बताया था, मम्मी पापा को, और वो लोग भी काफ़ी खुश थे। उनको बिकॉज़ मुझे शुरू से मेरे घर पे एक ही चीज़ बोली गई थी कि तुम जा आज रही हो, तुम्हें लेने उस दिन आएंगे जिस दिन तुम अधिकारी बन जाओगी। तो मुझे कभी उस चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं किया गया कि आपके अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, आप आ जाओ। बट हमेशा यही बोला गया कि नहीं, रिजल्ट लेके आना। तो जब फाइनली तुम अधिकारी बन गए, उसके बाद घर से कोई लेने आया था या? मेरे भाई लेने आए थे। उसके बाद मैं घर गई थी और घर में मम्मी पापा ने वेलकम किया, पूरी तहसील ने वेलकम किया। मैं तहसील से पहली पीसीएस क्लियर करने वाली लड़की हुई थी, तो सबका बहुत, उनको ऐसा लगा कि उनके घर की बच्ची हो गई, और सबने बहुत अच्छा वेलकम दिया। वो मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था। क्या बदलाव देखने को मिला एक एस्पिरेंट के बाद, एक अफसर बनने के बाद? देखिए, मुझे अभी तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज अभी आप ना ट्रेनिंग में गए हो। बट हाँ, एक वो अच्छा फील आता है कि चलिए ठीक है, आप एक राइट डायरेक्शन पे चल रहे थे, और आगे के लिए भी मोटिवेशन मिलता है कि अगर यहाँ पे एक बार पेपर निकाल लिया है तो आगे भी अच्छे से करके और पेपर निकाले जा सकते हैं। तो उसके लिए एक मोटिवेशन का बहुत बड़ा काम किया है इस सक्सेस ने। बाकी और अगर हम बात करें सोसाइटी को लेकर या रिलेटिव को लेकर, तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको ट्रोल किया हुआ होगा पहले, एक्चुअली किया जाता है रिलेटिव के द्वारा कि इतना टाइम हो गया है, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उस चीज़ को आपने कैसे मैनेज किया अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ना, पेरेंट्स सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। बिकॉज ये बात है, एक टाइम बाद, एक एज के बाद आपको इस चीज़ की ट्रोलिंग मिलती है कि आपने क्या किया है, आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बट मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं, उनने मेहनत देखी है मेरी, और उनने हमेशा मुझे यही बोला है कि तुम्हारी मेहनत पे हमें कोई डाउट नहीं है। तो वो किसी भी फैमिली फंक्शंस वगैरह से अगर मैं नहीं जाती थी तो मुझे कभी उस चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं किया गया। हमेशा बोला गया कि जिस काम से आप गए हो बाहर, पहले आप उस काम को पूरा करिए। तो वो जो सपोर्ट था, उस सपोर्ट के कारण मुझे कभी वो जो ट्रोलिंग थी उसको मैंने बहुत पास से महसूस नहीं किया। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि शायद मेरे मम्मी पापा ने उसको ज़्यादा महसूस किया होगा, बट मुझ तक नहीं आने दिया। ग्रेट। तो मैम जैसे ही आप यहाँ से घर पे गए थे, तो घर पे आपका किस तरीके का आपका स्वागत हुआ और क्या क्या माहौल आपको देखने को मिला वहाँ? जब मैं घर गई थी तो यहाँ से मुझे वो लोग फूल मालाओं के साथ गाड़ी में बिठाल के और लेके आए। हमारे यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है, तो सबसे पहले वहाँ लेके आए, वहाँ आशीर्वाद दिलाया। मेरे घर पे मम्मी पापा ने आरती उतार कर मेरा स्वागत किया और आतिशबाजी कराई। तो मतलब एक त्योहार जैसा घर पे माहौल हो गया था, और उसको वो माता पिता की वो खुशी को देख के मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मतलब जीवन में इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कमा सकती थी। तो आपके लिए किस प्रकार की फीलिंग थी वो बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट था ये चीज़ देख के, बिकॉज अगर आप अपने माता पिता को खुश कर दें
या उनके प्राउड का रीज़न बन जाएं, तो मुझे नहीं लगता एक बच्चे के लिए उससे खुशी का कुछ अनुभव हो सकता है। और वो खुशी जब मैंने आंसू के रूप में अपने मम्मी पापा के, अपने भाई बहन की आंखों में देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया अब जीवन में। और आपकी जो यूपीएससी की जर्नी को लेकर, तो आपकी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट कब से हुई? यूपीएससी की जर्नी मैंने स्टार्ट की थी 2018 से। मेरे वहाँ पे 4 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। ओके। जी। फिर अब लगा कि नहीं, स्टेट भी लिखना चाहिए, तो उस हिसाब से फिर मैंने यूपी पीसीएस के लिए 2 अटेम्प्ट से स्टार्ट किया था। क्या रेस्पॉन्स रहा यूपीएससी के अटेम्प्ट में? यूपीएससी में मेरे को जो हर्डल आया था वो सीसेट पे आया था, जीएस में तो वहाँ पे भी नहीं आया था। फिर अब 2 अटेम्प्ट से मुझे लगा कि पहले मुझे एक जगह रैंक सिक्योर करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने यूपी पीसीएस पे ही अच्छे से फोकस किया, क्योंकि सिलेबस भी अगर आप देखें तो यूपी पीसीएस और यूपीएससी का मेंस का बहुत हद तक सिमिलर है। और अगर आप प्रीलिम्स की भी आप देखें तो प्रीलिम्स में भी बहुत हद तक यूपी पीसीएस का में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो मुझे लगा कि यूपीएससी में जो मैंने प्रिपरेशन की है वो मेरी यूपी पीसीएस में काम आएगी, तो फिर मैंने यूपी पीसीएस लिखने का सोचा। कब सोचा कि यूपी पीसीएस में स्विच होना चाहिए? ये लास्ट अटेम्प्ट पे ही था, मुझे लगा कि स्टेट भी लिखना चाहिए। जब वहाँ पे मेरा सीसेट से पेपर रुका था तो मुझे लगा कि मुझे यूपी पीसीएस लिखना चाहिए। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ तो लगा कि नहीं, ठीक है, इसमें आगे बढ़ा जा सकता था। लास्ट अटेम्प्ट पे भी मैं इंटरव्यू गई थी, couldn't get the name in the list। तो वो एक उस टाइम पे थोड़ा सा निराश हुई थी, बट लगा कि अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे शायद थोड़ा और मेहनत करेंगे तो सफलता हासिल हो सकती है। और उसी मोटिवेशन से मैं सेकेंड अटेम्प्ट के लिए यूपी पीसीएस में अपीयर हुई। ओके मैम, बात करें आपकी यूपी पीसीएस की स्ट्रेटजी को लेकर, तो सब्जेक्ट वाइज बताइए आपने किस तरीके की आपकी स्ट्रेटजी? ठीक। अगर बात प्रीलिम्स की होती है तो प्रीलिम्स में मुझे ऐसा लगता है जो पूर्वलोकन घटना चक्र है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप सारे सब्जेक्ट की पूर्वलोकन करिए, आपको मतलब 50% से 60% क्वेश्चंस तो वहाँ से देखने मिल जाएंगे। उसके अलावा उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले प्रायोरिटाइज कर लेना चाहिए। जैसे साइंस एंड टेक से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, इकोनॉमिक्स से कंपैरेटिवली क्वेश्चंस कम है, तो आप इस तरीके से प्रायोरिटाइज करके उस बुक को करिए और उसका मल्टीपल रिवीजन भी कीजिए। आपको ऐसा, मैं जैसे क्या करती थी कि जो मुझसे नहीं बनते थे, जो मेरे डाउट्स होते थे, उनके मैं शॉर्ट नोट्स बना लेती थी, ताकि अगर लास्ट मिनट में मैं पूरी घटना चक्र रिवाइज ना भी कर पाऊँ तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में अपने डाउट्स को रिवाइज कर पाऊँ। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुझे प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प किया। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपको करंट अफेयर्स में अच्छे से एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है। मैंने ई दृष्टि की मैगजीन की थी करंट अफेयर्स की। उसके अलावा भी करंट अफेयर्स के लास्ट में बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस आते हैं जो लास्ट 6 मंथ का करंट, लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स कराते हैं, मैराथन टाइप्स। आप वैसे वीडियोस को देख लीजिए और उसमें से आपको जो नहीं बनते हैं आप उनको बुलेट पॉइंट्स की तरह क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तीसरा, मुझे फील हुआ कि अब यूपी पीसीएस में भी एलिमिनेशन वगैरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं, जहाँ पे आपको एलिमिनेशन लगाने से आंसर्स मिलते हैं। तो वहाँ पे आपको पेपर में अवेयरनेस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप पहले कुछ प्रीलिम्स के टेस्ट वगैरह लगा के देख लीजिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप कितने मार्क्स ला रहे हैं, और उन क्वेश्चंस के आधार पे भी आपको अपना एलिमिनेशन चेक कर पाएंगे। तो अगर आप इन चीज़ों का एक सटीक बैलेंस करते हैं तो मुझे लगता है कि वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में आपको हेल्प करेगा। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर कितना टाइम पढ़ना चाहिए, कितने मंथ पढ़ना पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है 1 ईयर इज़ मोर देन इनफ, और जो लास्ट 6 मंथ है वो आपका ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए। यूपी पीसीएस में बहुत ज़्यादा पुराना करंट अफेयर्स नहीं आता है, बट 1 साल का आपको देखना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे, कई बार ऐसा होता है कि कुछ 1 साल में एक बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हुई होगी जो कि पेपर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। बट लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं वो तो आपको अच्छे से देखना चाहिए, और स्पेशली थोड़ा फैक्ट्स ओरिएंटेड करंट अफेयर्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, बिकॉज यूपी पीसीएस में एनालिटिकल की जगह फैक्ट ओरिएंटेड करंट अफेयर्स में थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है। तो आप उस तरीके के फैक्ट्स वगैरह देखिए, जो आपको नहीं आते उनको नोट डाउन करिए, और उस तरीके से एक अपना क्रिस्प नोट्स बनाइए जिनको आप लास्ट मोमेंट में रिवाइज कर पाएँ। यही साथ ही साथ बात करें आपकी मेंस की स्ट्रेटजी को लेकर, आपने एसए को कैसे किया और प्लस GS1 GS2 के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि मेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आंसर राइटिंग को स्टार्ट करना। मेंस आप तब तक अच्छे से नहीं कर सकते हैं जब तक आपने आंसर राइटिंग पे कुछ भी काम ही नहीं किया है। तो मुझे तो मेंस की स्ट्रैटेजी, मैं सबको यही चीज़ बोलती हूँ कि आपको पेन उठाना है और कॉपी में लिखना है। उससे बेहतर कोई स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, बिकॉज आप बहुत कुछ पढ़ते हैं। जब आप प्रीलिम्स भी पढ़ते हैं तो उसमें आप इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ चुके होते हैं
कि आपके पास एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग तो होती है। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को ये जाती है कि मैं कहाँ से स्टार्ट हाँ, करूँ, जो न्यू एस्पिरेंट हैं वो फँसते जी। हैं कि आखिर हम स्टार्ट तो करें तो कहाँ से जी, करें, क्या लिखें? कहाँ से करें, क्या लिखें, इस तरीके से। तो उसमें मुझे लगता है कि आप जो जिस तरीके से पढ़ते हैं, आप डेली आंसर राइटिंग करिए। भले आप 2 क्वेश्चंस लिखिए और आप मेक श्योर करिए कि आप उन क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करा रहे हैं। क्योंकि इवैल्यूएशन से आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्या आपको और सुधार करना है। इवन दो अगर आप पॉइंटर्स में नहीं लिख पा रहे हैं, आप एस्से के फॉर्मेट में आंसर लिख रहे हैं, बट आपको लिखना चाहिए और आपको उससे किसी को से चेक करवाना चाहिए, ताकि आपको एक एनालिसिस मिलता चले कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ। और बिलीव मी, अगर आप इस चीज़ एक्सरसाइज को 10-15 दिन कंटिन्यू करेंगे ना, आप अपनी आंसर राइटिंग को बेहतर पाते जाएंगे। बिकॉज एकदम से अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको 20 क्वेश्चन लिखना है, तो किसी भी बच्चे के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर आप 2-2 आंसर करके लिखते हैं और एक हैबिट इनकलकेट करते हैं, तो वो मुझे लगता है कि टाइमली आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प करती है। यही बात करें हिंदी को लेकर, क्योंकि जो हिंदी होती है वहाँ पे भी कोई कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, हिंदी तो देखिए, मैंने एक एस कुमार सर की बुक आती है, मैंने उससे पढ़ा था और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी में शायद अभी भी मुझे भी और काम करने की ज़रूरत है। अगर रैंक वाइज देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हिंदी एक हो सकता है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से रही हूँ। तो वहाँ पे बिकॉज़ मुझे हिंदी में आपको बहुत पर्टिकुलर होने की ज़रूरत है। अगर वो आपसे विलोम पूछ रहे हैं या फिर आपसे वर्तनी शुद्ध करने को पूछ रहे हैं, या फिर उनका लेटर का भी बहुत स्पेसिफिक फॉर्मेट है, जिसमें अगर आपका इधर-उधर होता है तो आपके मार्क्स कटते हैं। तो जो लेटर्स वगैरह हैं वो आप यूपी के जो और हैं गेजेटेड हैं, आप उसको पढ़िए, या फिर एस कुमार सर का मुझे ऐसा लगा कि उनका जो पैटर्न है वो उन्होंने स्ट्रिक्टली उसी तरीके से फॉलो किया है। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कई बार किए थे, वो करिए। और अगर आपकी हिंदी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो आप इनफैक्ट मेंस की जब टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो आप हिंदी के भी टेस्ट लिखिए। मुझे याद है मैंने 4 हिंदी के टेस्ट दिए थे, क्योंकि मुझे हिंदी से वो एक फोबिया था कि कहीं हो सकता है कि नंबर। तो मैं यही कह सकती हूँ कि देखिए, कोई भी चीज़ में सुधार आपको आपके प्रयत्न से ही मिलेगा। तो अगर आप आंसर राइटिंग करते रहेंगे, टाइमली टेस्ट देंगे, उन टेस्ट में आपको जो फीडबैक मिल रहे हैं उन फीडबैक्स में काम करेंगे, तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप अपनी जो कमियां हैं उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। ओके मैम, यहाँ पर बात करें जो अभी पैटर्न को चेंज किया गया था यूपीपीसीएस में, जो ऑप्शनल को हटाकर 5-6 पेपर को ऐड किया गया था, उसको आपने कैसे तैयार किया? इसके देखिए, सोर्स नोट्स कैसे आपने ऐड किए थे? सबसे पहले 5 और 6 में ज़रूरी है कि आप सिलेबस को अच्छे से देखें। बहुत अच्छे से, बहुत नीटली उनने सिलेबस दिया है। आपको बहुत सी चीज़ समझ में आएगी कि जो 1, 2, 3 पेपर में हम पढ़ते हैं वही चीज़ें 5, 6 में हैं, बट यूपी स्पेसिफिक है। तो जो जनरल पॉइंट्स होते हैं वो आपके, अगर आपकी एक 1, 2, 3 में जो आप मेंस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं उसी से आते हैं। रही बात यूपी स्पेसिफिक के लिए, तो मैंने यूपी की गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं और इवन गवर्नमेंट का फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, वो उसमें अपने डेटा फैक्ट्स वगैरह डालते हैं। मैं उन सब चीज़ों को इकट्ठा करती थी और उनको टॉपिक वाइज अरेंज करती थी। आपके पास 5-6 में छोटे छोटे नोट्स होने चाहिए। जैसे कोई टॉपिक आया कि मान लो पावर्टी टॉपिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एमपीआई में यूपी की क्या रैंकिंग है, यूपी में क्या स्कीम्स चल रही हैं पार्टी को लेकर, और ऐसे छोटे नोट्स होने चाहिए। और आप यूपी के मैप को बहुत अच्छे से करिए। जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर अगर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, ताकि आप उसको मैप में प्लॉट कर सकें। तो अगर इस तरीके से आप डेटा, फैक्ट्स, मैप, डायग्राम, इन सब चीज़ों को एक साथ करके अपने आंसर्स को बनाएंगे, सिलेबस को प्रॉपरली फॉलो करते हुए, तो आप यूपी का 5 और 6 पेपर को बहुत अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं। कि हमारे बहुत सारे गर्ल्स हैं, उनका भी सपना होता है ऑफिसर बनने का, तो उन्हें कहीं ना कहीं मौका नहीं दिया जाता है, तो उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्ची की शादी से ज़्यादा आप बच्ची की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बिकॉज़ वहाँ से आप उस लड़की के लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ खोलती हैं कि वो अपनी सेल्फ वर्थ बना सके। और पढ़ाई के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा दिल्ली आके पढ़े तो ही पढ़ सकता है। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी बुक्स बन रही हैं जो कि आप अगर देखें तो बहुत सिस्टमेटिक वे में सिलेबस को कवर करती हैं। बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए और पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि बच्चियां भी जो है, आप देखिए तो सिलेक्शन में भी देखें तो बहुत सी लड़कियों ने टॉप किया है, और ये उसका रीज़न ये है कि उनको पेरेंटल सपोर्ट रहता है और उनका खुद का जज्बा रहता है। मैंने इसी तरीके की हाल ही में एक बुक देखी भी है मार्केट में, एक GS1 की बुक बनी है, संगम करके। इस बुक में
बहुत ही एक बुक के अंदर सारे GS1 के सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर किए गए हैं। इस तरीके की कलरफुल फुल बुक बनी हुई है। और ये देखिए, इसमें जैसे बच्चे को सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि मैं कहाँ से आंसर स्टार्ट करूँ, तो इसमें बड़े अच्छे से इन्होंने 25 to 30 वर्ड्स में इंट्रोडक्शन बनाया है, एक शॉर्ट क्रिस्प पॉइंट्स बनाए कि किस तरीके के पॉइंट्स आपके आंसर में फ्लोट हो सकते हैं। और इसी क्रम में कॉन्क्लूजन्स भी हर क्वेश्चन के आखिरी में दिए हैं और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक कॉन्क्लूजन्स हैं जो बच्चा अपने आंसर राइटिंग में लिख सकता है। तो इस बुक में इनने पूरा ही कवर किया हुआ है, हिस्ट्री, जो GS1 के सारे सब्जेक्ट। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह कुछ इसके अंदर? हाँ, इसमें से बहुत से क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डायरेक्टली इसमें हैं, तो इससे भी बच्चा देख सकता है। इस तरीके के इनिशिएटिव्स हैं जो बच्चे घर पे भी रह के अगर सोच रहे हैं कि अगर जैसे कई बच्चे होते हैं प्रीलिम्स निकल जाता है, उन्हें ये नहीं समझ में आता कि मैं मेंस की तैयारी कैसे करूं, अब टाइम कम है, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बुक जो है वो उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है कि एक इतनी बुक में वो अपना GS1 का सारा सिलेबस कवर कर ले रहे हैं, जिसमें उनको डायग्राम्स, फैक्ट्स सब कुछ मिल जाता है। अभी प्रीलिम्स आ रहा है 2024 का, प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए इसके? देखिए, अभी तो प्रीलिम्स को ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो अभी तो टाइम प्रीलिम्स के लिए देना चाहिए, बट प्रीलिम्स के बाद आपका प्रीलिम्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, दोनों ही कीमत में आपको मेंस के लिए ही स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज ये बहुत बच्चों के साथ दिक्कत होती है कि कई बार उनका बॉर्डर लाइन में रहते हैं, उनको लगता है प्रीलिम्स होगा नहीं होगा, और फिर वो इस कारण 1 महीना अपना गवा देते हैं। मेंस का जो कंपटीशन है उसमें आपका एक एक दिन बहुत प्रेशियस होता है, इसलिए प्रीलिम्स होते ही अगर आपका नहीं भी हो रहा है तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट ज़रूर अपीयर करेंगे, तो उसके लिए आपको मेंस अपना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि जब आपका प्रीलिम्स निकले, क्योंकि आप देखिए इस बार के सिलेक्शन में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका प्रीलिम्स पहले क्वालिफाई नहीं हुआ था और इस बार सीधे रैंक होल्डर हैं, तो वो दिखाता है कि आपकी मेंस में पकड़ की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर कोई भी एस्पिरेंट इस बुक को मंगाना चाहेगा तो कैसे मंगाएगा, आपने कहाँ से लिया और कैसे लिया? ये दिल्ली में तो स्टोर्स में अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में ही बुक स्टोर है, वहाँ पे देखा है। बाकी इनने जो मेंशन किया है, इनकी वेबसाइट वगैरह भी मेंशन है बुक में, तो वेबसाइट से भी आप बुक मंगा सकते हैं, modernies.com करके है, इस वेबसाइट से भी बुक को परचेज किया जा सकता है। ओके, तो थैंक यू सो मच मैम, अपना थैंक यू।